Hello, welcome students. Today we are going to read this chapter from trade to territory. इसका दूसरा नाम हम इसमें दे सकते हैं बेटा कॉलोनाइजेशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया को कॉलोनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे बनाया। काफी पॉइंट्स पे हम स्टडी कर चुके हैं बेटा। लास्ट वीडियो में जो स्टडी की थी उसके ऊपर मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद आगे उन्होंने एक्सपेंशन कैसे किया, अपना राज कैसे स्थापित किया, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे प्लासी की लड़ाई के साथ इस एरिया को कैप्चर किया, बक्सर की लड़ाई के साथ इस एरिया को कैप्चर किया, मराठा वार के साथ इस एरिया को कैप्चर किया, मैसूर वार के साथ इस एरिया को कैप्चर किया, हैदराबाद के निजाम के साथ उसने सब्सिडाइज अलायंस किया। ऐसे करके धीरे धीरे उसने इतने सारे एरिया को अपने कैप्चर में कर लिया। अब आगे वो अपने एरिया का एक्सपेंशन चाहिए होता है उनको, इसलिए उन्होंने कैसे कैसे प्रसार किया वो सुनिए। ये एरिया पड़ता है बेटा अफगान का, ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान से ऊपर अफगानिस्तान। ये उस टाइम पे अब पाकिस्तान नहीं था, डायरेक्ट हमारा जो नेबर कंट्री था वो अफगानिस्तान था। ये जो एरिया है ये सिंध प्रांत का हुआ करता था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने एरिया को आगे बढ़ाने के लिए सिंध के साथ लड़ाई की, इसके ऊपर अटैक किया और अफगान के साथ लड़ाई की। अफगानिस्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में वार हुआ। अफगानिस्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसको एंग्लो अफगान वार के नाम से जाना जाता है। ये हुआ था 1838 से 1842। 1838 टू 1842 तक वार हुआ। उसमें अफगान डिफीट हो गए। तो ये जो एरिया था, ये एरिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्चर में आ गया। उसके बाद में उसने सिंध को भी अपने अधिकार क्षेत्र में लिया, ये सिंध है। और अब आता है हमारे पास पंजाब। ये हमारे इंडिया का पंजाब है, एक पाकिस्तान का पंजाब। इस पंजाब के ऊपर राणा रणजीत सिंह यहाँ का रूलर था। और आफ्टर डेथ ऑफ रणजीत सिंह, डेथ ऑफ रणजीत सिंह, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अटैक ऑन दिस प्लेस। उन्होंने अटैक किया और अटैक करने के बाद पंजाब के साथ दो युद्ध हुए, 1845 टू 1849। इस दोनों युद्ध में लड़ाई होने के बाद इस युद्ध में पंजाब डिफीट हुआ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विनर हुई। इसके विनर होने के बाद पंजाब का एरिया was captured by British East India Company। उससे आगे क्या होता है बेटा, इस एरिया में उसने अपना सारा सेटिंग कर लिया। अब वो इस एरिया में जाने के लिए, ये हमारा नेबर कंट्री है बर्मा, जो आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। पहले ये बर्मा कंट्री हुआ करता था। इस बर्मा कंट्री के ऊपर उसने अटैक किया और 1852 तक म्यांमार को अपने कैप्चर में ले लिया। जो ईस्टर्न कोस्टल एरिया है ये सारा इसके कैप्चर में था और म्यांमार और ईस्टर्न पार्ट है जो इंडिया का पड़ता है वो सारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो गया। उसने कंट्रोल कर लिया। उस टाइम पे हमारा जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड डलहौजी था। लॉर्ड डलहौजी ने एक पॉलिसी इंपोज की थी, डॉक्ट्राइन ऑफ ए लैप्स। ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है बेटा? ये एक पॉलिसी ऐसी है जो जबरदस्ती किसी एरिया पे अपना कंट्रोल करने के लिए उन्होंने लागू किए थे।
ये डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की जो पॉलिसी है ये उसने इस एरिया में सतारा, झांसी, नागौर, जैसलमेर, संबलपुर ये जो एरिया पड़ता है इस एरिया के ऊपर उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कंट्रोल कर लिया। कौन सी पॉलिसी के तहत? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ये पॉलिसी क्या थी? इसमें जब कोई राजा अपनी गद्दी पे बैठाने का अधिकार अपने पुत्र का रखता है तो अगर कोई राजा जिसकी अपनी कोई संतान नहीं होती है तो किसी को भी अडॉप्ट लेने का अधिकार इन्होंने बैन कर दिया। जैसे रानी लक्ष्मीबाई के पास अपना कोई बेटा नहीं था और उसने अडॉप्ट करके गोद लेकर के बेटा को गद्दी देना चाहा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कैप्चर्ड द झांसी। कौन सी पॉलिसी के तहत? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की। कौन कौन सी स्टेट इन्वॉल्व की थी इसने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में? सतारा, नागपुर, झांसी, संबलपुर आदि आदि ये स्टेट थी ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्चर में आ गई। इट्स ओके। उसमें अवध जो स्टेट है इस साइड का एरिया उसके ऊपर अवध में वही है जिसमें सुजाउद्दौला राज करता था, बट सुजाउद्दौला को उसने एक कठपुतली की तरह यूज किया था। वो पैपट बना हुआ था और उसके बाद में वहां का जो राजा जब वाजिद अलीसा बनाया तो वाजिद अलीसा के ऊपर उसने मिस गवर्नमेंट का आरोप लगाया और मिस गवर्नमेंट का आरोप लगा करके उसकी गवर्नमेंट को डिसमिस करके अवध को अपने कैप्चर में कर ले। अवध उस समय की एक इकोनॉमिक बेस पे स्ट्रॉन्ग स्टेट हुआ करते थे, इसलिए वो अपनी नजरें उसके ऊपर गड़ाए हुए था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसके ऊपर मिस गवर्नमेंट का आरोप लगा करके उसको भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। ऐसे करके धीरे धीरे उसने सारा का सारा एरिया अपने कैप्चर में कर लिया। उसके बाद के जो पॉइंट्स है वो स्टडी अब हम करेंगे। उसके बाद क्या आती है बेटा? एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के लिए आफ्टर 1853 लंदन के अंदर एक कंपटीशन के लिए एग्जाम होता था जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों को सिलेक्ट किया जाता था। उस एग्जाम का नाम ICS था। ये वही ICS जिसको आज हम IAS बोलते हैं। ICS इंडियन सिविल सर्विसेज, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। इट्स ओके। तो जो ICS एग्जाम होता था उसमें सिलेक्ट होने वाले जो लोग थे वो एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते थे। जैसे IAS का जो अधिकारी होता है वो DC बन जाता है, जो लो कैटेगरी का होता है, तो DC होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। यहाँ पे जो ICS था वो फर्स्ट इसकी जो एग्जाम होता था वो लंदन में होता था। लंदन इज द कैपिटल ऑफ ए ब्रिटेन। ब्रिटेन में जाकर के लंदन के अंदर ये ऑर्गेनाइज होता था। इंग्लिश मीडियम में ये एग्जाम होता था और बहुत कम एज में लोगों को इसमें अटेम्प्ट करने के लिए टाइम बाउंड किया जाता था। छोटी उम्र में ही लोग अटेम्प्ट करने के लिए बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते थे, बट they did not have success in this exam। एक इंग्लिश मीडियम में
दूसरा नए एटमॉस्फेयर में जो लंदन जाकर के अटेम्प्ट करना होता था, और कम एज में होता था। इंग्लिश लैंग्वेज के लोग हमारे पास नहीं थे, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज लोग नहीं जानते थे। हमारे इंडिया के अंदर जो फर्स्ट आईसीएस का एग्जाम क्वालिफाई करने वाला था वो सत्येंद्रनाथ टैगोर था। ये वो सत्येंद्रनाथ टैगोर है जो रविंद्रनाथ टैगोर का भाई था। रविंद्रनाथ टैगोर का ब्रदर था जिसने फर्स्ट जो कैंडिडेट था जिसने सबसे पहले आईसीएस की एग्जाम क्वालिफाई किया था, लंदन में जाके अटेम्प्ट किया था। तो ये काफी बार कंपटीशन में पूछा जाता है बेटा। तो फर्स्ट आईसीएस क्वालिफाइड जो पर्सन था इंडिया का वो कौन था? सत्येंद्रनाथ टैगोर। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उनको ऐसे एग्जाम अटेम्प्ट करना होता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर एडमिनिस्ट्रेशन देखें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी होता है जो अपने रूल रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करता है। क्या बोलेंगे उसको? डीसी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। जो डिस्ट्रिक्ट होती थी वो थानाज में डिवाइड होते थे। जैसे आपके पास थाना है बेटा, जगह जगह पुलिस चौकी है, यहाँ थाना है, करीना, महेंद्रगढ़, नारनौल, अटेली आदि आदि जो थानाज है वो डिस्ट्रिक्ट थी। वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम संभालने के लिए थानाज में डिवाइड किए हुए थे। थानाज को जो मैनेज करते थे उनको दरोगा बोला जाता था। ओके, पुलिस इंस्पेक्टर कह सकते हैं। उससे आगे हमारे पास जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो पुलिस फोर्स होती थी उस पुलिस फोर्स का जो कंट्रोल होता था वो डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट ऑफ ए पुलिस, डीएसपी का होता था पूरी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। ये तो डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रूल रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट करता है, बट जो पुलिस की फोर्स होती है उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम डीएसपी का होता है। ये तो जजमेंट भी करता है, ये जो जुडिशरी का भी काम करता है डीसी तो, बट यहाँ पे जो फोर्स पुलिस का जो काम होता है उसका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कंट्रोल करने का आदमी का जो ड्यूटी होती है उसको डीएसपी बोला जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सबसे बड़ी जो अथॉरिटी होती है वो डीएसपी की होती है। इट्स ओके। उससे आगे हमारे पास आता है बेटा जुडिशरी सिस्टम। तो 1772 में हमारे पास जो जुडिशरी सिस्टम था उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दो टाइप्स की जुडिशरी होती थी, एक सिविल कोर्ट और दूसरा क्रिमिनल कोर्ट। जो सिविल कोर्ट था उसको दीवानी कोर्ट बोला जाता था। और जो क्रिमिनल कोर्ट होता था जहां क्राइम करने वाले लोगों को रखा जाता था, यानी कि उसकी जुडिशरी में उन लोगों की ऑब्जर्वेशन दी जाती थी, वो जो क्रिमिनल कोर्ट होता था उसको फौजदारी कोर्ट कहा जाता है। जो दीवानी कोर्ट होता था वो डीसी के अंडर में होता था। जो फौजदारी कोर्ट होता था उसमें कंट्रोल करने वाला होता था वो क्वाजी एंड मुफ्ती होता था। 1773 के अंदर कोलकाता के अंदर सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, क्योंकि कोलकाता वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया बिफोर द 1911। 1911 से पहले कोलकाता हमारे इंडिया की कैपिटल हुआ करती थी। 1911 के बाद में दिल्ली को इंडिया की कैपिटल बनाया गया था। ये 1773 के अंदर कोलकाता के अंदर सुप्रीम कोर्ट बना था। सुप्रीम कोर्ट में जिसको कोर्ट ऑफ अपील का नाम दिया जाता है।
या फिर हम उसको कह सकते हैं सदर निजामत अदालत। ओके, उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट बनाया। सुप्रीम कोर्ट को हम कोर्ट ए अपील का नाम दे सकते हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हमारे पास कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसमें अंदर कोई केस अगर सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, हमें केस नहीं सुलझता है, तो उसको हम स्टेट लेवल पे लेके जाते हैं, जिसको हम हाई कोर्ट नाम दे सकते हैं। हाई कोर्ट पे भी कोई प्रॉब्लम होती है, सॉल्यूशन नहीं हो पाता है, तो हम उसमें सुप्रीम कोर्ट पे अपील करते हैं। तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है आज वो दिल्ली में है, लेकिन उस टाइम पे हमारा सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में था। तो सुप्रीम कोर्ट को कोर्ट ऑफ अपील क्यों नाम देते हैं, क्योंकि इससे यहाँ इस प्रकार से लेवल बाय लेवल उसमें अपील करने का प्रावधान होता है। उसका दूसरा नाम क्या है, सदर निजामत अदालत। ये तो था बेटा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के लिए। अब आर्मी के लिए देखें, कंपनी की अपनी आर्मी होती थी, उसमें इंडियंस को भी पार्टिसिपेट किया, कंपनी आर्मी ऑफ कंपनी, या फिर कंपनी आर्मी नाम दे सकते हैं हम। इसमें सिपाही होते थे, जिसको हम सिपाही बोलते हैं या सोल्जर बोलते हैं। ये जो सिपाही होते थे, इनकी रिक्रूटमेंट होती थी, इनकी भर्ती होती थी। जो सिपाही होते थे, लो कैटेगरी की जो जॉब होती थी, उसमें इंडियन को पार्टिसिपेशन दिया जाता था। और इसके अंदर आर्मी में जो हाई लेवल की जॉब होती थी, उसमें ब्रिटिशर पार्टिसिपेट करते थे, नहीं ब्रिटिशर के लिए वो जॉब होती थी। जो आर्मी होती थी कंपनी की, उसको इन्वेस्टमेंट करने का काम हमारे इंडियंस ट्रेजरी से होता था, कि इस आर्मी का जो खर्चा है वो इंडिया के लोग खुद उठाएंगे या इंडिया की ट्रेजरी से उसको पेमेंट दी जाती थी। इस आर्मी का वो यूटिलाइजेशन दूसरी कंट्री के साथ लड़ाई करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए यूटिलाइज करता था। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस टाइम पे भी इसने यूटिलाइज किया था। अफगान के साथ युद्ध हुआ था, उस टाइम पे बर्मा, इजिप्ट, इन दूसरे कंट्री के साथ जब युद्ध हुआ था, तो हमारी आर्मी को लेके जाता था। हमारी आर्मी इसमें काफी अपोज भी करते थे, और इसी कारण उन्होंने 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। इट्स ओके, योर चैप्टर हैज बीन फिनिश्ड।